नमस्कार। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के राजनीति विज्ञान विभाग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये आज की जो क्लास है ये बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं इसका नाम है की क्लास है। और हम जिस विषय का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रिटेन के संविधान के स्रोत। हम ब्रिटेन का संविधान पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत यह नया टॉपिक या नया विषय है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमें देख लेते हैं कि ब्रिटेन के संविधान के स्रोत क्या हैं। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण या रुचिकर है इस स्थिति में जब ब्रिटेन का संविधान विकसित और अलिखित है। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के संविधान के स्रोत क्या हैं। अगर किसी संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है तो उसे हम संविधान का स्रोत मान सकते हैं सामान्य रूप से, लेकिन ब्रिटेन के संविधान जो है वह लिखित दस्तावेज के रूप में मौजूद नहीं है, वह अलिखित है, एक विकसित संविधान है। तो यह जानना बड़ा रुचिकर है कि ब्रिटेन के संविधान के स्रोत क्या हैं, वे क्या चीजें हैं, वे क्या बातें हैं जो मिलकर ब्रिटेन के संविधान का निर्माण करती हैं। लिखित संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है, जैसे कि भारत का संविधान 1947 में आज़ाद होने के बाद एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। तो उस संविधान सभा को सामान्य रूप से संविधान का स्रोत माना जा सकता है। बात अब इंग्लैंड की करते हैं। तो वहां संविधान को बनाने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए किसी भी प्रकार की संविधान सभा नहीं थी, ना बुलाई गई थी। तो अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ब्रिटेन के संविधान का स्रोत क्या है जब वह संविधान सभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो अब बात यह आती है कि ब्रिटेन के संविधान का स्रोत क्या है। मुनरो के कथन को हम यहां देख लेते हैं, उल्लेख करते हैं उसका। ब्रिटिश संविधान एक प्रलेख नहीं है, मतलब लिखा हुआ एक लिखित दस्तावेज नहीं है, बल्कि वह क्या है, सैकड़ों प्रलेख हैं। वह एक स्रोत से नहीं बल्कि अनेक स्रोतों से निकाला गया है। बात समझ में आई। मुनरो कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान एक प्रलेख नहीं है, वह सैकड़ों प्रलेख हैं और वह एक स्रोत से नहीं बल्कि अनेक स्रोतों से निकाला गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटेन के संविधान के अनेक स्रोत हैं। अब वे स्रोत क्या क्या है अब देख लेते हैं। ब्रिटेन का जो संविधान किन चीजों से मिलकर बना है? परंपराओं से, अभिसमयों से। अभिसमय का अर्थ हम आपको बताएंगे जब ये टॉपिक आएगा। एक पूरा का पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे अभिसमय, ब्रिटेन के अभिसमय। तो परंपराओं से मिलकर बना है, अभिसमयों से मिलकर बना है, कुछ परिनियम है, न्यायिक निर्णय है, टीकाएं हैं, इन सभी से मिलकर ब्रिटेन के संविधान का निर्माण हुआ है। हम एक एक करके इनको इस टॉपिक के अंतर्गत जानने समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो तत्व हैं संविधान के, जो स्रोत हैं इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, लिखित स्रोत और अलिखित स्रोत। कुछ लिखित रूप में मौजूद हैं और कुछ अलिखित हैं। तो अलिखित में क्या चीजें आती हैं और लिखित में क्या आती हैं हम देख लेते हैं। लिखित स्रोत संविधान के क्या हैं ब्रिटेन के? अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा हम लोगों ने पढ़ा है, बिल ऑफ राइट्स, जो लिखित दस्तावेज हैं, संसद द्वारा पारित अधिनियम जैसे 1911, 1949 के जो अधिनियम हैं, न्यायिक निर्णय यानी न्यायालय द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं, टीकाएं हैं, बहुत सी टीकाएं या पुस्तकें या ग्रंथ हैं जो ब्रिटिश संविधान की व्याख्या के लिए लिखे गए हैं, उनको टीकाएं कहते हैं। तो ये चीजें ब्रिटेन के लिखित स्रोत का निर्माण करती हैं। अधिकार पत्र, संसद द्वारा पारित अधिनियम, न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय, टीकाएं आदि, ये ब्रिटिश संविधान के लिखित स्रोतों में शामिल हैं। अब देखते हैं अलिखित स्रोत। अलिखित स्रोत सामान्य विधि, कॉमन लॉ और संवैधानिक परंपराएं या रूढ़ियां, इन सभी को ब्रिटिश संविधान के अलिखित स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है। समझ में आया आप लोगों को? हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये 6 स्रोत ब्रिटेन के संविधान के आपकी पुस्तक में बताए गए हैं। ब्रिटिश संविधान के 6 स्रोत हम देख लेते हैं क्या क्या हैं। महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख, संसदीय अधिनियम, न्यायिक निर्णय, सामान्य विधि या कॉमन लॉ, प्रथाएं और परंपराएं, संविधान पर लिखी गई विभिन्न प्रकार की टीकाएं, ये सभी मिलकर ब्रिटिश संविधान के स्रोत कहलाते हैं। महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख, संसदीय अधिनियम, न्यायिक निर्णय,
सामान्य विधि, प्रथाएं और परंपराएं, संविधान पर लिखी गई टीकाएं। हम एक एक करके इनका अध्ययन कर लेते हैं। पहला देखते हैं, महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख। ये किस प्रकार ब्रिटिश संविधान का स्रोत है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश संविधान, जैसा कि आप जानते हैं, एक लंबे ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। लिखित दस्तावेज नहीं है, नहीं है, निर्मित है। एक लंबे ऐतिहासिक विकास के बाद ये वर्तमान स्वरूप को इसने प्राप्त किया है। और इस दौरान, इस संवैधानिक विकास के दौरान जो इसका इतिहास रहा है, इसमें कुछ युग प्रवर्तक घटनाएं हुई हैं जिन्होंने महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेखों को जन्म दिया है। तो कौन कौन से ऐतिहासिक प्रलेख हैं, देख लेते हैं हम। 1215 का मैग्ना कार्टा, जिसके बारे में हमने आपको बताया था ब्रिटिश संविधान के विकास के टॉपिक के अध्ययन के दौरान। 1628 का अधिकार याचिका पत्र, पिटीशन ऑफ राइट्स। आपको ये सन जरूर याद रखने हैं कि मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट्स के वर्ष कौन कौन से थे। ठीक है, तो 1628 का अधिकार याचना पत्र, 1689 का बिल ऑफ राइट्स या अधिकार पत्र। ये प्रमुख हैं। एक विचारक हैं, लेखक हैं, ज्येष्ठ सीनियर विलियम पिट का कहना था कि मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स और बिल ऑफ राइट्स, ये तीनों अधिकार मिलकर सामूहिक रूप से ब्रिटिश संविधान की बाइबल कहलाते हैं। अगर हमें ब्रिटिश संविधान को समझना है तो किन अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेखों को समझना, जानना अनिवार्य है। 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार पत्र याचिका पत्र, अधिकार याचिका पत्र, 1689 का अधिकार पत्र। ठीक है, ये इनको ज्येष्ठ विलियम पिट कहते हैं ब्रिटिश संविधान की बाइबल। तो एक स्रोत जिसके मार्फत या जिसके माध्यम से हम ब्रिटिश संविधान को जान सकते हैं, वे ये महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख हैं। ठीक है, अब दूसरा है संसदीय अधिनियम। जो संसद के द्वारा अधिनियम बनाए जाते हैं उन्हें संसदीय अधिनियम कहा जाता है। ब्रिटिश संविधान यद्यपि एक अलिखित संविधान है, आपको पता ही है, लेकिन अलिखित संविधानों में भी कानूनों का अंश होता है। जो अलिखित संविधान होते हैं उनमें भी कानूनों का अंश होता है, और संसदीय अधिनियम ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो संसद द्वारा जो अधिनियम बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वे ब्रिटिश संविधान का एक स्रोत निर्मित करते हैं। उनके द्वारा भी ब्रिटिश संविधान को जाना जा सकता है या जाना जाता है। अब विभिन्न विषयों को लेकर संसद द्वारा अधिनियम बनाए जाते हैं, और ये सब अधिनियम संविधान के अंश होते हैं, संविधान का भाग होते हैं या संविधान का निर्माण करते हैं। जैसे मताधिकार, निर्वाचन पद्धति, संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों और सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों आदि के संबंध में संसद के द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए, और ये सभी जो हैं ब्रिटिश संविधान के स्रोत का निर्माण करते हैं, यानी स्रोत है जिनके द्वारा संविधान को जाना जाता है, समझा जाता है, जो संविधान का निर्माण करते हैं। तो विभिन्न विषयों को लेकर जो संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं वे सभी संविधान के अंश होते हैं, संविधान के भाग होते हैं। अब महत्वपूर्ण जो संसदीय अधिनियम या परिनियम है उनकी लिस्ट यहां आपको दी गई है। जैसे 1679 का 1679 का हैबियस कॉर्पस एक्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम है। व्यवस्था अधिनियम 1701 एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। स्कॉटलैंड के मिलने का अधिनियम, स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था ग्रेट ब्रिटेन में 1737 का एक्ट ऑफ यूनियन विद स्कॉटलैंड। फिर 1832, 1867, 1884 के जो सुधार अधिनियम है, रिफॉर्म्स एक्ट हैं। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1918 है। वेस्टमिनिस्टर अधिनियम 1931, राजमुकुट के मंत्रियों का अधिनियम 1937। ये आदि जो संसदीय अधिनियम हैं ये ब्रिटिश संविधान के स्रोत का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं आगे, न्यायिक निर्णय, यानी जो न्यायालय द्वारा समय समय पर विभिन्न विषयों के संबंध में विभिन्न विवादों के दौरान जो निर्णय दिए जाते हैं वे भी संविधान का, ब्रिटिश संविधान का निर्माण करते हैं और ब्रिटिश संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। न्यायिक निर्णयों का प्रत्येक देश के संविधान में महत्वपूर्ण योग होता है, चाहे ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की, भारत की। जो न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णय दिए जाते हैं वे संविधान के विकास, संविधान का अंश होते हैं, संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ब्रिटेन में हम जो है अमेरिका की भांति न्यायिक पुनर्विलोकन, एक शब्द है न्यायिक पुनर्विलोकन, हम इसको आगे पढ़ेंगे। आप जान लीजिए जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था नहीं है।
ठीक है। जो संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों का अगर न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है, उनकी जांच की जाती है कि वे संविधान के प्रतिकूल हैं या अनुकूल हैं, इस प्रकार की व्यवस्था न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आती है। लेकिन ब्रिटेन में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। लेकिन न्यायालयों ने संविधान के विकास में वहां पर पर्याप्त योग दिया है। और किस प्रकार दिया है? ब्रिटिश लोगों की जो स्वतंत्रता है वह न्यायिक निर्णयों का ही परिणाम है। हमारे यहाँ तो क्या किया गया है भारत में कि मौलिक अधिकारों का एक सेपरेट भाग जो है उसके अंतर्गत दिया गया है। लेकिन वहां पर जो ब्रिटिश नागरिकों की स्वतंत्रता है वह न्यायिक निर्णयों के द्वारा ही निश्चित की गई है। अब बहुत से उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे विल्कीज बनाम वुड एक केस है, एक जो वहां की न्यायपालिका के सामने आया था, उनका अभियोग है। इसमें न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि किसी अनाम निर्दिष्ट व्यक्ति की तलाशी तथा उसके कागजात को अधिकार में लेने का सामान्य अधिपत्र यानी जनरल वारंट, जो वारंट निकलता है किसी अनाम व्यक्ति, अनिर्दिष्ट व्यक्ति की पहचान तलाशी के लिए, वह अवैध है। तो जो न्यायपालिका द्वारा निर्णय वहां दिए गए हैं उनसे बहुत से लोगों के अधिकार तय हुए हैं और अधिकार संविधान का भाग होते हैं। ऐसे ही सामरसेट का एक अभियोग था। इसमें क्या किया गया था? ब्रिटेन में जो दासता की प्रथा प्रचलित थी उसका अंत किया गया था। जब दासता का अंत हुआ तो दास लोगों को भी वहां पर जो दास के रूप में थे उनको अधिकार, सामान्य नागरिक के समान अधिकार दिए गए। जूरियों की जो न्याय का कार्य करती हैं, जूरी होती है जिसके सामने विवाद आते हैं, तो जूरियों की जो स्वतंत्रता थी उनकी स्थापना से हुई थी वह बुसेल केस के निर्णय द्वारा हुई थी। जूरियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी बुसेल केस में। इसी प्रकार न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी हावेल के केस में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णय दिए गए थे इनमें बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी, लोगों को अधिकार संपन्न बनाया गया था, उनके अधिकारों की रक्षा की गई थी। ये सभी मिलकर ब्रिटिश संविधान का विकास और करते हैं और उसका एक महत्वपूर्ण भाग का निर्माण करते हैं। डायसी कहते हैं अंग्रेजी संविधान कानूनों का निर्माण नहीं है बल्कि व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लाए गए अभियोगों का फल है। देखिए इंपॉर्टेंट कथन है ये, अंग्रेजी संविधान कानूनों का परिणाम नहीं है बल्कि व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो न्यायपालिका के सामने विभिन्न अभियोग लाए गए थे उसका परिणाम या फल है। आगे बढ़ते हैं हम। सामान्य विधि। सामान्य विधि से क्या तात्पर्य है हम ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन लॉ की जब बात आती है तो कॉमन लॉ वर्ड किस लिए यूज किया जाता है, इसका अर्थ क्या है? तो सामान्य विधि क्या है? सामान्य विधि से तात्पर्य उन वैधानिक नियमों से है जिनका निर्माण संसद अथवा सम्राट द्वारा नहीं हुआ। सामान्य विधि क्या है? एक प्रकार के वैधानिक नियम है पर जिनका निर्माण संसद अथवा सम्राट द्वारा नहीं किया गया, वरन जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है। कैसे वैधानिक नियम है? जो संसद द्वारा निर्मित नहीं है या सम्राट द्वारा निर्मित नहीं है, लेकिन किस पर आधारित है? रीति रिवाज और परंपराओं को। लेकिन खास बात, इन रीति रिवाजों और परंपराओं को न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो ठीक है, तो सामान्य विधि से तात्पर्य उन वैधानिक नियमों से है जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है और जिन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। हम इसको एक पंक्ति में कहना चाहें तो न्यायालय द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज और परंपराएं सामान्य विधि कहलाती है ब्रिटेन के अंतर्गत। जो ब्रिटिश नागरिकों के मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं, जो उनको प्राप्त हैं मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं, वो सामान्य विधि कॉमन लॉ पर आधारित हैं। मुनरो कहते हैं सामान्य कानून संसदीय अधिनियमों की भांति न्यायिक निर्णयों के साथ साथ निरंतर प्रगति करता रहता है। सामान्य कानून कॉमन लॉ संसदीय अधिनियमों की भांति न्यायिक निर्णयों के साथ साथ निरंतर प्रगति करता रहता है। सम्राट के विशेषाधिकार, संसद की सर्वोच्चता, फौजदारी अभियोगों में जूरी व्यवस्था, ब्रिटिश जनता के विचार व्यक्त करने और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार आदि सामान्य कानून सामान्य विधि पर ही आधारित हैं। तो ये सामान्य विधि है जो वहां के संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है प्रथाएं और परंपराएं या रूढ़ियां। संविधान का जो एक स्रोत ब्रिटेन में है वे वहां पर प्रचलित विभिन्न प्रथाएं, परंपराएं और रूढ़ियां हैं। वैसे तो अब सभी जानते हैं हम लोग
कि प्रथाएं और परंपराएं सभी संविधानों का एक स्रोत होती हैं, पर ब्रिटेन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित और विकसित संविधान है। तो इन्हें हम एक प्रकार से संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं। ब्रिटिश संविधान की अनेक महत्वपूर्ण बातें, विशेष रूप से संसदीय व्यवस्था, जो ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था प्रचलित है, वह पूर्णतया प्रथाओं और परंपराओं पर ही आधारित है। अब वो किस प्रकार परंपराएं प्रथाएं चल पड़ी, ऐसी घटनाएं हम लोग ब्रिटिश संविधान के विकास के दौरान भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम देख लेते हैं, एक उदाहरण हम पेश करते हैं यहाँ पर। सम्राट जॉर्ज प्रथम जो थे, ये बात हमने पढ़ाई है आपको, अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, तो उन्होंने क्या किया, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया। अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे सम्राट जॉर्ज प्रथम, तो यह परंपरा स्थापित हो गई ब्रिटेन में कि सम्राट जो है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। आज तक यह परंपरा यथावत ब्रिटेन के संविधान में मौजूद है कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक जो होती हैं उनकी अध्यक्षता नहीं करता। तो यह परंपरा के दौरान ही, परंपरा के स्वरूप ही यह स्थापित हुई है संवैधानिक व्यवस्था। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। आपने नाम सुना है रॉबर्ट वॉलपोल का, जो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। उनके समय यह परंपरा स्थापित हुई कि लोक सदन है ब्रिटेन का, निचला सदन जो है, में बहुमत दल का, जिस दल को बहुमत प्राप्त है वही, उसी दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। तो एक परंपरा सर रॉबर्ट वॉलपोल के समय स्थापित हुई थी कि जिस दल को लोक सदन में बहुमत प्राप्त है उसका नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा, और यदि लोक सदन में उस दल को बहुमत प्राप्त नहीं रह जाता है या अपना विश्वास खो देता है तो उसे अपना त्याग पत्र देना होगा। तो ये सारी जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं एक परंपरा के स्वरूप ही ब्रिटेन में विकसित हुई हैं, और हमारा जो ब्रिटेन का संविधान है इन्हीं परंपराओं पर आधारित है। एक और परंपरा वहां पर कि चुनाव के बाद जो कॉमन सभा का अध्यक्ष होता है वह राजनीति से अवकाश ले लेता है। कॉमन सभा का अध्यक्ष, स्पीकर, राजनीति से अलग हो जाता है, अवकाश ले लेता है। तो ये सारी बातें ब्रिटेन में जो संवैधानिक व्यवस्था है ये इस प्रथाओं और परंपराओं या रूढ़ियों पर आधारित है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। संविधान पर टीकाएं। संविधान पर बहुत सी टीकाएं लिखी जाती हैं। संविधान की व्याख्या के लिए जो विभिन्न ग्रंथ लिखे जाते हैं, पुस्तकें लिखी जाती हैं, टीकाएं लिखी जाती हैं, वे भी संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं, या हम कह सकते हैं संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। क्योंकि कोई भी संवैधानिक समस्या उपस्थित होने पर संसद, न्यायालय और सभी संबद्ध पक्ष जो होते हैं इन टीकाओं का सहारा लेते हैं। जब कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक समस्या उपस्थित हो जाती है, चाहे वो संसद के सामने आए, न्यायालय के सामने आए, तो जो संबंधित पक्ष होते हैं जो संविधान की विभिन्न टीकाएं हैं उनको पढ़ते हैं, उनका सहारा लेते हैं। ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ, ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था पर जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं उनसे ब्रिटिश संविधान को और वहां की शासन व्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। हम देख लेते हैं टीकाएं कौन कौन सी हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं। अब देखिए, डायसी का ग्रंथ है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है ब्रिटेन का। लेखक हैं ये डायसी का, उनका नाम है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक ब्रिटेन जो संविधान शासन व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण टीका है ये। ऐसे ही बेजहॉट का इंग्लिश संविधान, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन 1687, सर अर्स्किन मे की पुस्तक है संसदीय कार्य पद्धति और चलन, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। ऐसे ही एंसन जो लेखक है उनकी पुस्तक है लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये विभिन्न ग्रंथ जो हैं ये संविधान की टीकाएं हैं। जब कोई भी महत्वपूर्ण संवैधानिक समस्या उपस्थित होती है तो उसके समाधान के लिए इन ग्रंथों का, इन टीकाओं का सहारा लिया जाता है। तो ये 6 जो बातें हमने बताई हैं जो ब्रिटिश संविधान के स्रोत हैं, आशा है आपको समझ में आई होंगी, और आप इस समस्त सामग्री को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का जो चैनल है BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज का, उसका नाम है BSR पॉलिटिकल साइंस क्लासेस, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसमें नियमित रूप से अपडेट रहिए। जो भी वीडियो विभिन्न संकाय सदस्यों द्वारा, फैकल्टी मेंबर्स द्वारा डाले जाते हैं, आप उनका अपने कक्षावार अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।